जय हिंद दोस्तों। मैं केडी एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र। 2 क्लासों में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की गई है। पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि कंकाल तंत्र मिलकर किससे बना होता है। इसमें हमने ये देखा था कि कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। हमने अस्थियों को पढ़ा था और उपास्थियों में अंतर बताया था आपको कि अस्थियां हैं वो कठोर होती हैं, उपास्थियां होती हैं वो मुलायम होती हैं। जैसे नाक के आगे वाले भाग में उपास्थि पाई जाती है, कान के बाहर वाले भाग में उपास्थि पाई जाती है, और जहां जो संधियों के जोड़ होते हैं ना वहां भी क्या पाई जाती हैं, उपास्थियां पाई जाती हैं। उसके बाद में मैंने कहा था कि एक सारणी बनाऊंगा, वो समझ में आ गया तो ऐसा मानो कंकाल तंत्र पूरा ही समझ में आ गया। और यहाँ से जो प्रश्न पूछता है वो यही पूछता है कि हड्डियां पाई कहाँ पे जाती हैं, हाथ में पाई जाती हैं, पैर में पाई जाती हैं, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं। बस यहाँ इतने क्वेश्चन आते हैं। अक्षीय कंकाल पढ़ा था जो कि एक अक्ष में, उपांगीय कंकाल पढ़ा था। अक्षीय कंकाल के अंदर हमने ये देखा था कि हड्डियों की संख्या 80 होती है, उपांगीय कंकाल के अंदर 126 हड्डियों की संख्या होती है। अक्षीय कंकाल के अंदर एक तो खोपड़ी का अध्ययन करते हैं, एक यहाँ पसलियों का अध्ययन करते हैं, छाती का अध्ययन करते हैं, और एक रीढ़ की हड्डी या कशेरुकाओं के बारे में देखते हैं। तो खोपड़ी की बात करें तो 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कपाल की बात करें तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है। और चेहरे की बात करें तो 14 हड्डियां पाई जाती हैं, क्योंकि खोपड़ी के अंदर अपना चेहरा भी सम्मिलित होता है, कान भी होता है और कपाल भी होता है। तो वो टोटल मिलाकर हड्डियों की संख्या वहां पर जो होंगी वो होगी 29। उसके बाद में हमने हायोइड हड्डी पाई जाती है ना एक जीभ के नीचे, वो भी उसमें काउंट होती है, तब जाकर 29 होती है टोटल। उसके बाद में हमने ये देखा था कि छाती के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं वो 25 पाई जाती हैं, और कशेरुकाओं की जो संख्या तो 33 होती है, पर पीछे जो मेरुदंड होता है उसमें हड्डियों की संख्या 26 ही होती है। छाती के अंदर 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं और एक उरोस्थी पाई जाती है। उसके बाद में हमने उपांगीय कंकाल तंत्र पढ़ा था। उसके अंदर हमने ये देखा था कि एक तरीके से लिम्स या पाद को विभाजित किया था और दूसरी तरफ से मेखलाओं को बांटा था। उसके अंदर जो लिम्स होता है उसके अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो 120 होती है, और 6 हड्डियों की संख्या होती है वो मेखलाओं के अंदर होती है। उसके अंदर अग्रपाद और पश्चपाद बांटा था। अग्रपाद के अंदर दोनों हाथों का अध्ययन करते हैं, पश्चपाद के अंदर दोनों पैरों के बारे में देखते हैं। तो एक हाथ के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो 30 होती है, दूसरे हाथ के अंदर 30 होती है। टोटल मिलाकर 60 हाथों के अंदर होती है, और 60 हड्डियां किसके अंदर होती है, पैरों के अंदर होती है। इनके बारे में देखा था हमने कि हाथ के अंदर ह्यूमरस पाई जाती है। ह्यूमरस के बाद में यहाँ दो हड्डियां पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक है। और मैंने बताया था कि अल्ना अंदर की ओर होती है और रेडियस क्या होती है, बाहर की ओर होती है। उसके बाद में यहां हमने पढ़ा था कि मणिकाओं के रूप में होती हैं कलाई के अंदर, वो पाई जाती है कार्पल्स, मेटाकार्पस और फ्लेंजस। उसके बाद में पैरों के अंदर देखा था, फीमर देखा था, पटेला जो घुटने के अंदर पाई जाती है, टीबिया और फुविला फुविला देखा था, फिबुला। और उसके बाद में नीचे तो टकने के अंदर जो हमने पढ़ी थी ना वो टार्सल्स, और उसके बाद में नीचे तलवे के अंदर मेटाटार्सल्स और फ्लेंजस। वो हड्डियों की संख्या हमने पैरों के अंदर पढ़ ली थी। उसके बाद में अपने शरीर के अंदर वो मेखलाओं के बारे में देखा था, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला पाई जाती है वो कंधे के अंदर पाई जाती है, श्रोणी मेखला पाई जाती है वो कुल्ले के अंदर पाई जाती है। अंश मेखला के अंदर हमने देखा था, अंश मेखला के अंदर हमने हड्डियों की संख्या कितनी देखी थी, 4 देखी थी। और उसके अंदर जो श्रोणी मेखला है उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी देखी थी, 2 देखी थी। श्रोणी मेखला के अंदर हिप बोन पाई जाती है दोनों साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में। डायग्राम से बढ़िया तरीके से आपको समझाया था मैंने, डायग्राम भी दिखाया था। हिप बोन के अलग अलग भाग होते हैं, इलियम, प्यूबिस और ischion। उसके बाद में यहाँ पर दो दो हड्डियां पाई जाती हैं। एक तो यहाँ पीछे की ओर, अब आप आगे की ओर करते हो तो पीछे की ओर 2 हड्डियां निकलती हैं। ठीक है। और एक आपकी अंसुली की हड्डी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, 2 होती हैं। मैंने कहा था कस, क्लेविकल और क्लेविकल, कस है और स्केपुला। ये पीछे वाली 2 होती हैं, स्केपुला होती है। क्लेविकल और स्केपुला 2 इस साइड में पाई जाती है, 2 इस साइड में, 4 हो गई। अब ये जो अंश मेखला होती है वो जोड़ती किस किस को, मुझे बताओ। यहाँ पाई जाती हैं हड्डियां, ये किसको जोड़ती है, ये ह्यूमर्स को जोड़ती है। और किससे जोड़ती है, अक्षय कंकाल से जोड़ने का काम करती है। अब कुछ अपने शरीर के अंदर जॉइंट पाए जाते हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, गति कर पाते हैं। जैसे मैं इस हाथ को ऐसे घुमा रहा हूं, इसका मतलब है यहाँ कोई ना कोई जॉइंट है। इसको मैं ऐसे यहाँ पे हिला रहा हूं, देखो यहां तक लेके आ रहा हूं, इसका मतलब है यहाँ भी क्या है, कोई ना कोई जॉइंट है। नीचे नहीं लेके जा रहा ना, तो इनके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं कि जो अस्थियों के अंदर संधि पाई जाती है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक चल संधि होती है, एक अचल संधि होती है। उसके बारे में आज देखेंगे हम। यहां से प्रश्न यही पूछेगा कि बताओ
कंधे के अंदर जो संधि पाई जाती है उसका नाम क्या है, घुटने के अंदर पाई जाती है उसका नाम क्या है, कूहनी के अंदर पाई जाती है उसका नाम क्या है, कलाई के अंदर पाई जाती है उसका नाम क्या है, अंगुलियों के अंदर कौन सी संधि पाई जाती है। ठीक है, उनके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि होती क्या है। संधि वही होती है कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले स्थान। संधि क्या होती है भी? संधि, संधि की परिभाषा ये होती है कि दो अस्थियों को जोड़ने वाला स्थान क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, संधियों की जो जॉइंट है ना, जॉइंट है, अस्थि का जो जॉइंट है वो दो प्रकार से विभाजित किया गया है, और मैं आपको दिखा देता हूं। आपकी जानकारी कक्षा 6 की बुक है दोस्तों ये, जिसके अंदर संधियों को बढ़िया तरीके से दे रखा है, देखो ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में कक्षा 7 की आरबीएससी की बुक है, उसके अंदर हड्डियों के बारे में बढ़िया तरीके से दे रखा है। तो इनकी एक एक लाइनें मैंने करवाने की कोशिश की आपको। ये देखिए, ठीक है, इनको ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में क्या क्या दे रखे। देखो, चल संधि क्या होती है कि ऐसी संधि जो क्या करे, जहां पर गति संभव हो। ऐसी दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं जहां पर क्या हो, गति हो। जैसे यहाँ पे गति हो रही है ना, लगभग अपने शरीर के अंदर चल संधि पाई जाती है। ये गति हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये चल संधि है। गति, ऐसी दो अस्थियां जिनके बीच में ऐसी कोई संधि जो क्या करे, गति करे, तो गति हो। ऐसा सीधा ही लिख लेना, गति जहां पे हो वो क्या होती है, चल संधि। पूर्ण चल संधि कौन सी होती है? जिसमें गति पूर्णता हो, पूर्णता गति करे। और अपूर्ण चल संधि क्या होती है? अल्प गति करे, कम गति करे, ऐसा लिख लो, कम गति करे। ऐसी संधि जहां गति कम होती है। जैसे बात करते हैं, जो अपनी जो पसलियां होती है ना, पसलियां वो अपनी उरोस्ती से जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो गति होती है वो इतनी नहीं होती, भी कम गति होती है। तो उसको हम अपूर्ण चल संधि कह सकते हैं। आपको पूछ सकता है कि अपूर्ण चल संधि का उदाहरण बताओ, तो वो पूछ सकता है। अपूर्ण वाला इसके अंदर तो नहीं दे रखा, पर कक्षा 11 और 12 की बुक के अंदर थोड़ा सा नाम दे रखा था, अपूर्ण चल संधि, तब मैंने ये लिखा दिया। और अपनी जो कशेरुकाएं होती है ना, 33 की शेरुकाएं पाई जाती हैं, उनके बीच में भी संधि पाई जाती है, जिनके बीच में गति कम होती है भी आपस में। जैसे ये हाथ घुमा रहा हूं, यहाँ पे गति हो रही है ना, यहाँ पर पूर्णतः गति है। ये अंगुलियां हैं, यहाँ पर पूर्णतः गति है। पर जो अपनी जो पसलियां हैं और जो उरोस्ती है ना, उनके बीच में इतनी गति नहीं होती, अल्प गति होती है। उसको अपूर्ण चल संधि कहते हैं, कम गति होती है उनके बीच में। अचल संधि, गति नहीं होती, यहाँ पर गति नहीं होती है। ऐसी भी कोई संधि है कि जहां पे गति नहीं होती है? हाँ जरूर। एक तो देखिए, अपना जो खोपड़ी होता है ना, खोपड़ी, अपना जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी होता है, उनकी इस तरीके से संधि होती है भी, इस तरीके से संधियां होती हैं। जैसे ये संधि है, ठीक है, ये संधियां हैं। तो ये संधियां पर गति नहीं होती। खोपड़ी के अंदर जितनी भी संधियां हैं वो अचल संधि का ही उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण जो कि एक एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, अपना जो कपाल होता है ना, कपाल होता है, उसके और ऊपरी जबड़े के बीच में संधि पाई जाती है, वो अचल संधि होती है। मुझे बताओ, ऊपर वाला जबड़ा आप हिला सकते हो क्या? खाना खाते हो तब ध्यान रखना, नीचे वाला जबड़ा ही हिलता है, ऊपर वाला जबड़ा हिला के दिखाना। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो और कपाल के बीच में कौन सी संधि होती है? अचल संधि होती है। तो इसके आप उदाहरण लिख सकते हो अचल संधि के, सभी के उदाहरण पढ़ेंगे। इनके उदाहरण क्या लिख सकते हो? एक तो ये लिख सकते हो कि जो खोपड़ी के अंदर जितनी संधि होती है ना, खोपड़ी के अंदर संधि, अंदरस्थि संधि, वो इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देख सकते हो, जो अपना कपाल होता है ना, कपाल व ऊपरी जबड़ा, जबड़े के बीच बीच जो संधि होती है ना, वो किसका उदाहरण है? अचल संधि का उदाहरण। अपूर्ण चल संधि का उदाहरण आप लिखना चाहो ना, तो ये आप लिख लेना। कौन कौन सा है अभी? पसलियों और उरोस्ती के बीच में, वह उरोस्ती के बीच में जो संधि है वो। और दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो वो लिख लेना, कशेरुकाओं के बीच में, के बीच आप ये लिख लेना कि जो कशेरुकाओं के बीच में आपस में जो संधि होती है ना, वो अपूर्ण चल संधि का उदाहरण है।
पसलियां व उरोस्थी के बीच में जो संधि होती है वो किसका उदाहरण है? अपूर्ण चल संधि का उदाहरण है। इसके नीचे उदाहरण लिख लेना, आपको उदाहरण ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद में देखते हैं पूर्ण चल संधि, यही इंपॉर्टेंट है भी, यहां से ही प्रश्न पूछा जाता है। कंदुक खलिका संधि, बॉल स्केट जॉइंट, एक बॉल जैसी होती है, जैसे देखो एक जो आपने देखा है कि कुंडी के अंदर जैसे जो गोटा होता है ना, उनसे लकड़ी का बना, उससे कूटते हैं ना, तो वो उसके अंदर क्या करता है, इस तरीके से घूमता है, हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो वही होता है अभी, कंदुक का मतलब होता है बॉल। क्या होता है? बॉल। एक बॉल आकार का होता है, और वो एक ऐसा मानो कि खड्डे आकार का होता है, जैसे अपनी कुंडी होती है ना वैसे। तो उसके अंदर इस तरीके से क्या करता है, गति करता है। जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे ये गति हो रही है। तो ये ह्यूमर्स है ना, ह्यूमर्स के जो लास्ट सिरे पर क्या होता है, एक बोल आकार की संरचनाएं होती हैं। और जो अंश मेखला होता है ना, अंश मेखला, उसके आगे वाले सिरे पर क्या होता है दोस्तों, उसके आगे वाले सिरे पर इस तरीके का बना होता है वो बोल, उसके अंदर उस एक तरीके से खड्डा कह सकते हैं, उस खड्डे के अंदर इस तरीके से घूमती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कंदुक खलिका संधि का उदाहरण ही पूछेगा। ये लीजिए कंदुक खलिका संधि का एग्जाम्पल यही है, भी ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल है। इस तरीके से होता है ये ना, ये इस तरीके से, और इस तरीके से वो बॉल है वो इसके अंदर है ना, वो क्या करती है, घूमती रहती है। खलिका बोलते हैं इसको खलिका बोलते हैं, इसको कंदुक बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से होती है ये खांच बनी होती है, ये बॉल होती है। ये कौन सी हड्डी है? हायूमर्स। हाथ के अंदर हायूमर्स है ना, हायूमर्स। और ये क्या है, पूरी की पूरी ये है अंश मेखला। क्या है? अंश मेखला। अंश मेखला के अंदर पड़ी थी ना हड्डियां। अंश मेखला का काम क्या होता है? ह्यूमर्स और अक्षय कंकाल को जोड़ने का काम होता है। तो ये ध्यान रखना, आपको ये पूछ ले कि अंश मेखला, ये जो अंश मेखला है ना, यहाँ और यहाँ पे पाया जाता है जॉइंट यहाँ पे तो होता है ना, ये देखो यहाँ पे जॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या है? अंश मेखला। और अंश मेखला और ह्यूमर्स को जोड़ने वाली संधि कौन सी होती है? कंदुक खलिका संधि होती है। दूसरी अपनी श्रोणी मेखला होती है। श्रोणी मेखला और जो फिमर है ना, उनको जोड़ने वाली संधि। तो ये आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये, इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो उदाहरण हैं इनके मुख्यतः। ठीक है, एक तो जो ह्यूमर्स होती है ना, ह्यूमर्स व अंश मेखला के बीच संधि, इसका उदाहरण है, कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। दूसरा कौन सा है? अभी श्रोणी मेखला होती है, नीचे यही पाई जाती है, और फीमर होती है, जो फीमर व श्रोणी मेखला के बीच वाली संधि, ये दोनों किसका उदाहरण है? भी कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में विसर्पी संधि, इसका वैसे तो डायग्राम वगैरह तो है नहीं, पर मैं बता देता हूं, जो अपनी कलाई के अंदर होती है ना, कलाई के अंदर वो विसर्पी संधि बोलते हैं, ग्लिडिंग जॉइंट बोला जाता है इसको। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि जो कलाई के अंदर जो संधि होती है ना, कलाई की संधि, ये किसका उदाहरण है? ये विसर्पी संधि का उदाहरण है। इसके बाद में हम देखते हैं दुराग्र संधि, इसका कोई वैसे डायग्राम वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में देखते हैं दुराग्र संधि, खुंटी संधि बोलते हैं जिसको, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है कक्षा 6 के अंदर दुराग्र संधि कौन सी होती है? देखो, अपना जो मस्तिष्क होता है ना, उसके और अपनी गर्दन के बीच में होती है, इसीलिए इसको एक खुंटी आकार की होती है। ठीक है ना, लटकी रहती है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम ये कह सकते हैं दुराग्र संधि किसको बोलते हैं? हम ये बोल सकते हैं अपनी मस्तिष्क व गर्दन के बीच की संधि। कौन सी संधि होती है? दुराग्र संधि होती है, खुंटी संधि भी बोलते हैं, पिवोट जॉइंट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं कोर या कब्जा संधि। क्या बोलते हैं? कोर या कब्जा संधि या हिंज संधि बोलते हैं इसको। ये क्या होती है भी? कब्जा संधि। हमने देखा है कि अपने जो घरों के अंदर जो दरवाजे वगैरह लगे होते हैं ना, कवाड़ वगैरह लगे होते हैं, उनको हम उनके कब्जे लगे होते हैं, उसी टाइप की होती है कब्जा संधि, जिसको कोर संधि भी बोलते हैं, हिंज संधि भी बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, दरवाजा एक साइड में खुलता है ना, तो उसी तरीके से अपने शरीर के अंदर भी ये हिंज संधि या कब्जा संधि पाई जाती है। जैसे आपकी बात करते हैं यहाँ पे, मुझे बताओ, ये जो अपनी कूहनी हुआ, घुटने हुए, इनको ऐसे में मोड़ सकता हूँ, एक साइड में ले जा सकता हूँ ना, नीचे की ओर नहीं ले जा सकता। मतलब जिस तरीके से जो अपना दरवाजा होता है
जो क्वाड होते हैं उनमें जो कब्जे लगे होते हैं ना, उसी तरीके से इसका नाम क्या पड़ा है, कब्जा संधि पड़ा है। एक साइड में ले जा सकता हूं, नीचे की ओर नहीं ले जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जो कोर या कब्जा संधि पाई जाती है ना, एक तो कुहनी के अंदर पाई जाती है, कुहनी के अंदर, और दूसरी किसके अंदर पाई जाती है भी, दूसरी दूसरी मुझे ये बताओ, दूसरी वही घुटने के अंदर कब्जा लगा होता है एक तरीके से। तो दूसरी किसके अंदर पाई जाती है, घुटने के अंदर। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं भी, घुटने के अंदर, कुहनी के अंदर, घुटने के अंदर। और जो अपनी अंगुलियां होती है ना, अंगुलियां, जैसे देखो यहाँ पे अंगुलियों के अंदर ये संधि है, तो अंगुलियों को नीचे की ओर मोड़ सकते हैं, ऐसे मोड़ सकते हो क्या, नहीं मोड़ सकते। तो यहाँ भी एक तरीके से ये कब्जा लगा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि अपनी अंगुलियां होती है ना, अंगुलियां, अंगुलियों, अंगुलियों के अंदर भी कौन सी पाई जाती है, कोर या कब्जा या हिंज संधि पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में सैंडल संधि, सैंडल संधि ये एकमात्र इसका उदाहरण है। जो अपना अंगूठा होता है ना दोस्तों, अंगूठा, उसके अंदर सैंडल संधि पाई जाती है, अंगूठा। बस इतना ही ध्यान रखना है। सैंडल पैरो जो अंगूठो बारह को निकले गिरा है, बस भी याद रख लीजिए। अपना अंगूठे के अंदर पूछे तो सैंडल संधि, अंगुलियों के अंदर पूछे ना तो वो कोर या कब्जा या हिंज संधि, कुहनी के अंदर पूछ सकता है, घुटने के अंदर पूछ सकता है, और आपको ये पूछ सकता है ह्यूमरस और अंश मेखला के अंदर कंधे के पास कौन सी संधि पाई जाती है, और जो श्रोणी मेखला और फीमर के बीच में कुल्ले के अंदर कौन सी संधि पाई जा सकती है। तो ये आप बता सकते हो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से प्रश्न आपको यही पूछेगा कि ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है, संधियों के नाम पूछेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में ये संधियां होती है अपनी कंप्लीट, और एक दो डायग्राम है तो मैं आगे दिखा देता हूं भी। ये सारी संधियों के डायग्राम है। ये कौन सी संधि है, अभी खुंटी संधि है, इस आकार की होती है ये। ठीक है। और यहाँ पे ये संधि पाई जाती है, ये यहाँ पे संधि पाई जाती है, वो मैंने आपको बता दिया, दुराग्र संधि पाई जाती है। और ये यहाँ पे पाई जाती है, वो कौन सी संधि पाई जाती है मुझे बताओ, कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। और यहाँ पे वही कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। और यहाँ पे कब्जा संधि पाई जाती है, सॉरी दुराग्र संधि बता दिया, दुराग्र संधि तो गर्दन के अंदर पाई जाती है। तो यही है भी। आगे देखते हैं मांसपेशियां, मांसपेशियों के बारे में देखते हैं, मसल्स के बारे में देखते हैं। ये मांसपेशियां होती क्या है शरीर के अंदर, ये अस्थियों को गति प्रदान करने में अपनी क्या करती है, मदद करती हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है सार्कोलॉजी। क्या कहलाता है, सार्कोलॉजी। जैसे हमने पढ़ा था कि अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी, और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सार्कोलॉजी कहलाता है। इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, प्रोटीन, प्रोटीन पाई जाती है एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन। इसके अंदर वर्णक कौन सा होता है, वर्णक, जैसे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है ना, उस तरीके से मांसपेशिया के अंदर भी वर्णक पाया जाता है जो उसको रंग प्रदान करता है। ठीक है। मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इसके अंदर ध्यान रखना। कौन सा वर्णक पाया जाता है, मायोग्लोबिन वर्णक। वर्णक। उसके बाद में एक दो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनकी संख्याएं कितनी होती हैं। देखो भी, संख्याएं वैसे तो इनकी कोई फिक्स है नहीं, पर कई बुकों के अंदर ये लिख रखा था कि 600, इसकी संख्या कितनी होती है, 639 होती है इनकी संख्या। ठीक है। और उसके बाद में आपको मांसपेशियों के संबंधित ये पूछा जा सकता है कि सबसे सहक्रिय मांसपेशी कौन सी है, सबसे सहक्रिय, जो कि सबसे ज्यादा क्रियाशील रहती है, सहक्रिय। सबसे सहक्रिय होती है वो आंख की होती है, आंख की, आंख के अंदर होती है आइरिस, आइरिस पेशी होती है, आंख में पाई जाती है ये। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, हृदय के अंदर पाई जाती है भी, हृदय पेशी, कार्डिक पेशी बोलते हैं जिसको। उसके बाद में ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, सबसे मजबूत पेशी, सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। तो सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, मेसेटर होती है, मेसेटर, जीभ के अंदर पाई जाती है, जीभ के अंदर, जीभ के अंदर पाई जाती है।
तो मांसपेशियों के संबंधित इतने पॉइंट हैं। उसके बाद में मांसपेशियों के संबंधित कुछ बुक के अंदर भी दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं भी। उसके बाद में देखो भी मांसपेशियों के कारण गति कैसी होती है। मांसपेशियां अस्थियों की गति में मदद करती है, अपनी जो अस्थि होती है ना, अस्थि की गति में सहायक है। अपनी जो मांसपेशियां गति करती है ना, मांसपेशियां गति करती है, उसमें संकुचन होता है और अनुशीतलन होता है, देखो ठीक है। तो मांसपेशियों में जब अस्थि गति करती है ना, अस्थि के गति के लिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि दो मांसपेशियां है ना, वो संयुक्त रूप से आपस में कार्य करती हैं। दो मांसपेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, जिसमें से जिसमें से एक संकुचित पेशी, एक अनुशीतलित पेशी व एक अनुशीतलित पेशी होती है। देखो भी होता क्या है, जैसे ये मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो यहाँ पे मांसपेशियां, ये हड्डियां हैं, हड्डी के ऊपर क्या है, यहाँ पे मांसपेशियां हैं। जैसे ही मैं ऐसे करूंगा तो ऊपर वाली जो पेशी है ना, दो पेशी साथ रूप से संयुक्त रूप से काम करेंगी। तो एक तो ऊपर वाली पेशी होगी और एक क्या होगी, नीचे वाली पेशी होंगी। दोनों पेशियां आपस में संयुक्त रूप से कार्य करती है, एनसीईआरटी बुक के अंदर लिख रखा है। जैसे ही एक पेशी क्या होगी, संकुचित होगी। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं तो ऊपर वाली पेशी क्या होगी, संकुचित होगी। तो ऊपर वाली पेशी क्या होगी, ऊपर वाली मान लीजिए कोई पेशी अगर संकुचित होगी ना, इसका मतलब ये हुआ संकुचित होगी, संकुचित पेशी होगी, वो क्या होगी, उसकी लंबाई कम होगी, लंबाई कम होगी, ठीक है, और कठोर ज्यादा होगी, कठोर ज्यादा होगी। जैसे ही मैं इस तरीके से ऊपर की ओर करता हूं तो ये पेशी क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है और क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। और नीचे वाली पेशी क्या हो जाती है, अनुस्थलित हो जाती है। तो नीचे वाली पेशी अनुस्थलित पेशी है ना, अनुस्थलित पेशी, तो जो नीचे वाली पेशी है वो क्या होगी, अनुस्थलित होगी, तो क्या होगी, फैलेगी। तो ये क्या होगी, ये फैलेगी, या इसकी लंबाई अधिक हो जाएगी और क्या होती है, ये मुलायम होती है, ठीक है। और ध्यान रखना, अस्थि गति करती है ना, वो संकुचित पेशी की ओर गति करती है। जैसे ऐसे करते हैं तो ये संकुचित हुई तो ये हड्डियां किसकी ओर गति करेगी, संकुचित पेशी की ओर गति करेगी। तो आप ये लिख सकते हो कि जो अस्थि होती है ना, अस्थि, अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो मांसपेशियां संयुक्त रूप से क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और अस्थि उसी की ओर गति करेगी जो क्या, कौन सी पेशी होगी, संकुचित पेशी होगी, उसकी ओर अस्थि क्या करेगी, गति करेगी। मांसपेशियों का काम होता है अस्थि को गति प्रदान करना, न कि अस्थि को धक्का देना। एक तरीके से ये ऐसी कैसी लाइन लिख रखी है कक्षा 6 की बुक के अंदर, ठीक है। तो गति करने में कौन सी सहायक होती है, अपने शरीर के अंदर मांसपेशियां होती है ना, वो अस्थि को गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। चलो ठीक है। तो इसके बाद में देखो उसी बुक के अंदर कुछ 5-7 पॉइंट हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। मछली के बारे में दे रखे हैं, पक्षी के बारे में दे रखे हैं, और केचुआ के बारे में दे रखे हैं, घोंगा के बारे में दे रखे हैं, तिलचट्टा के बारे में दे रखे हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, पर एनसीईआरटी बुक के अंदर है तो हम पढ़ ही लेते हैं इनको पॉइंटों को। देखो तो पेशियों में जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने व फैलने से अस्थियां क्या करती हैं, गति करती हैं। अस्थियां गति कौन सी पेशी की ओर करेगी, जो पेशी क्या होगी, सिकुड़ेगी, या संकुचित जो पेशी होगी ना उसकी ओर क्या करेगी, अस्थियां गति करेंगी। तो ये तो हम वैसे पढ़ चुके हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियां, पक्षियों के अंदर दृढ़ पेशियां पाई जाती हैं, तथा हल्की अस्थियां, अस्थियां क्या पाई जाती हैं, हल्की पाई जाती हैं, जिसके कारण उड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। इन हल्की पेशियों के अंदर क्या भरी रहती है, वायु भरी रहती है, मिलकर उन्हें उड़ने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं।
तो आप ये देख सकते हो पक्षियां उड़ने में सहायता कौन प्रदान करती हैं, दृढ़ पेशियां पाई जाती हैं और हल्कियां अस्थियां पाई जाती हैं, वो पक्षी को उड़ने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। चलो ठीक है। इसके बाद में देखो मछली की आकृति धारारेखीय होती है। क्या होती है मछली की आकृति, धारारेखीय होती है। भी इस तरीके से होती है मछली की आकृति, ठीक है। तो ये जल को काटती रहती है, धारा रेखीय मान जाती है आकृति, जल को काटती जाती है और आसानी से क्या करती है, तैरती रहती है। तो मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। कौन सी पेशियों से ढका होता है, दृढ़ पेशियों से ढका होता है। और ये ध्यान रखना मछली है ना आगे की ओर गति करेगी और पूंछ विपरीत दिशा में गति करेगी। आगे लिख रखा है ना, तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ क्या मुड़ जाती है, विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है ना। इसके कारण मछली क्या कर पाती है, जल के अंदर गति कर पाती है। उसी चीज को ध्यान में रखकर जो गोताखोर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, फ्लिपर फ्लिपर ये पहनते हैं। हिंदी में बोलते हैं अरितर, पहनकर क्या करते हैं, तैरते हैं, जिससे उसका धारारेखीय प्रवाह बना रहे, ठीक है। तिलचट्टा ये इंपॉर्टेंट है भी, तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच, ये कॉकरोच के अंदर रक्त के अंदर रंग नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, रंगहीन रक्त होता है इसका। तो तिलचट्टा का शरीर ये उड़ता भी है और ये चलता भी है। शरीर पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, इनका शरीर और जो पैर होते हैं वो कठोर आवरण से ढके होते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाता है। क्या बनाता है, ये बाह्य कंकाल का निर्माण करता है तिलचट्टा। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी, इनके अंदर पेशियां कितनी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती है, मतलब 6 पेशियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी पैर, सॉरी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं। और जिनके अंदर 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, मतलब पैरों की संख्या 6 होती है ना, उसको कीट वर्ग के अंदर रखते हैं। इसीलिए कॉकरोच को किस वर्ग के अंदर रखा जाता है, कीट वर्ग के अंदर रखा जाता है। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख, 4 पंख होते हैं और 6 पैर होते हैं, जोड़ी होते हैं, जो उनको चलने और उड़ने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद में घोंगा, घोंगा और केचुआ ध्यान रखना, इनके अंदर अस्थियां नहीं पाई जाती, अस्थियां नहीं पाई जाती, पेशियां ही इनकी सहायता करती हैं, ध्यान रखना। घोंगा में पेशीय पाद, ये ध्यान रखना भी, पेशीय पाद की सहायता से चलता है ये, ठीक है। केचुए की गति शरीर की पेशियों से बारी बारी विस्तार और संकुचित से होती है। शरीर की सतह पर सूख सूख आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो उनको जमीन के अंदर है ना पकड़ बनाती हैं, ठीक है ना, भूमि में पकड़ बनाने में मदद करती हैं ये सूख। आपको ये पूछ ले, ये सूख संरचनाएं किसके अंदर पाई जाती हैं, आप कहोगे केचुए के अंदर। और ये क्या काम करती हैं, भूमि के अंदर पकड़ मजबूत करती हैं, ठीक है। और केचुआ और घोंगा के अंदर अस्थियां नहीं पाई जाती, मांसपेशियों या पेशियों के द्वारा ये क्या करती हैं, गति प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।